तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने 45 डेज तक का चैलेंज लिया हुआ है और आज है हमारा डे 4। इसके अंदर हम आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम पार्ट 2 को कवर करेंगे, जहां पर हम सेकंड चैप्टर के अंदर अभी हम हैं सत्ता के समकालीन केंद्र, कंटेम्प्रेरी वाला जो है ना, उसके रिगार्डिंग हम आज करेंगे वीडियोस को। और आपको पता होगा कि 45 डेज चैलेंज के अंदर हम लोग जो है क्लास 12th के अंदर हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करने के लिए एनसीईआरटी के थ्रू हम सारे ही एमसीक्यू के माध्यम से सभी क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। और इस सभी चीज़ों का आप लोगों को लाभ अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको ये मार्क्स जो है मिड टर्म या फिर प्री बोर्ड के अंदर बहुत ही कम आ रखे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज सारा जो खेल होता है वो होता है आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर अभी भी आपका कुछ समय बचा हुआ है, लगभग समझ लीजिए 1 से 1.5 घंटे आपका मोस्टली जो है बचा हुआ है, ठीक है। और आपके एग्जाम के अंदर 95 प्लस मार्क्स आए, इसी चीज़ को मुमकिन करने के लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप के अंदर जो है स्टडी विद एमआर करके एक चैनल होगा, हालांकि अब इस जो फॉलोवर्स बढ़ गए हैं थोड़े बहुत, तो ये चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे आपके 5 एमसीक्यू यहाँ पर मैं देता हूँ। और यहाँ पर अगर आपको ऑन द स्पॉट आंसर नहीं मिलता है ना, तो मेरी माने तो आप ये क्या बोलते हैं, यूट्यूब के अंदर ही जो है ना, कम्युनिटी वाले सेक्शन के अंदर ही सारे क्वेश्चन में डाल देता हूँ। और ऑन द स्पॉट आप जैसे ही किसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑन द स्पॉट आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर जो है मिल जाता है। तो मेरी माने तो आप इसको फॉलो कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा यूट्यूब वाले का ही, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता है कि हमने हिस्ट्री के अंदर डे 5 तक ऑलरेडी कवर कर दिया है। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज हमारा डे 4 है, और आज डे 4 के अंदर हम आज चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और ये आपको पता है मेरा सपना भी है, करके देखते हैं, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। और हाँ, टोटल 10 क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर, वीडियो को पॉज करके बताइए कि 10 में से कितने आ रहे हैं आप लोगों के। और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगर लंबा हो जाए तो प्लीज नोट डाउन करिएगा और कॉपी पेन निकाल लीजिए। और एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा होगा ही होगा, बिकॉज यार बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है 10 क्वेश्चन के अंदर सारा कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, किस वर्ष किस वर्ष के आर्थिक सुधारों के बाद चीन जो है महाशक्ति के रूप में उभरा। यानी कि जब चीन जो एक मात्र देश के रूप में था और उसके बाद जो है चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ये कौन सा वो साल था, यानी कौन सा वर्ष था जिसके बाद से चीन एक आर्थिक सुधारों के माध्यम से महाशक्ति के रूप में उभरने लगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1978। क्यों होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है कि 1978 के अंदर जो है देंग शाओपिंग ने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1978 के अंदर के बाद चीन आर्थिक रूप में सफलता राती रहा, ठीक है। तो 1978 के अंदर जो है देंग शाओपिंग ने 1978 के अंदर ओपन डोर पॉलिसी चलाई थी, आपको याद होगा, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि जो चीन है वो 2040 तक आते आते अमेरिका को भी जो है आर्थिक शक्ति के मामले में सबसे पीछे छोड़ चुका होगा, मतलब कहीं आगे निकल चुका होगा, ऐसा बोला जा रहा है बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन में हुई साम्यवादी क्रांति की बागडोर किसने संभाली। याद करिए, दोबारा से बता रहा हूं, यहां पर पूछा गया चीन के अंदर, ना कि रूस के अंदर, ठीक है। दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा, वो कैसे होगा अभी देखिए। इसका राइट आंसर आपने देख लिया क्या है, ठीक है। अब मैं बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका माओ, बिकॉज यहां बोला गया कि चीन के अंदर साम्यवादी क्रांति जो है किसने नेतृत्व किया था, वो किया था आपका माओ ने 1949 के अंदर, ठीक है। और 1917 के अंदर किसने किया था, रूस में किया गया था व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और देंग शाओपिंग हम जानते ही 1978, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति जो है देंग शाओपिंग ही जो है लेकर के आता है, यहाँ पर लिख रखा है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन ने कब अमेरिका के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको कभी भी आ सकता है, मैं बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। चीन ने अमेरिका के साथ कब संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया था। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि एकांतवास को कब समाप्त किया गया था चीन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972, यानी कि 1972 के अंदर। देखिए क्या हुआ है कि 1970 के अंदर जो है ना, एक काम करता हूँ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ना, लिखने का जरा इंपॉर्टेंस समझ रहेगा। देखिए 1970 के दशक के अंदर, यानी कि 1970 से लेकर के 80 के बीच में ना क्या बोलते हैं, कुछ कदम उठाए गए चीन के द्वारा। अब क्या क्या कदम है जरा सुनिए। 1972 के अंदर मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका के साथ संबंध बनाए और फिर उसने अपना एकांतवाद जो है समाप्त कर लिया। 1973 के अंदर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। 1973 के अंदर आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव लेकर के आया था। कौन लेके आया था, चीन लेकर के आया था, ठीक है।
चीन का एक प्रधानमंत्री था, उसका नाम था चाउ एन लाई। ठीक है, यही वो व्यक्ति है जो कि आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव लेकर के आता है, इसको याद रखिएगा, 1973 के अंदर आता है। फिर तीसरा आता है क्या, 1978 में डेंग शाओपिंग लेकर के आएगा खुले द्वार की नीति, यानी कि ओपन डोर पॉलिसी लेके आएगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ भाई, अगर मैं पूरा लिखने बैठ गया तो ट्रस्ट मी, टाइम और वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ लेके आने के बाद ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर उससे क्या होता है कि 1982 के अंदर जो है खेती का निजीकरण किया, खेतों का जो है निजीकरण किया गया, और 5वां स्टेप्स लिया गया 1998 के अंदर उद्योगों का निजीकरण किया गया। हालांकि ये 2 पॉइंट्स आपके इसके अंदर नहीं आएंगे, बट ये 3 पॉइंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, 1972 के अंदर अमेरिका के साथ संबंध बनाया चीन ने, और राजनीतिक और आर्थिक एकांतवाद समाप्त करा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1973 के अंदर आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव लेकर करके आया। आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव मतलब क्या, चाउ एन लाइन बोलने लगे कि भाई साहब, हमें अगर चीन को आर्थिक प्रगति करनी है तो भाई साहब 4 एरियाज के अंदर, 4 क्षेत्र के अंदर जो है आर्थिक वृद्धि करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका कृषि, दूसरा हो गया आपका उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, तीसरा हो जाएगा आपका सेना यानी कि अपनी आर्मी को बढ़ाओ, और चौथा हो जाएगा साइंस एंड टेक वाला यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में भी आप प्रगति करो। ये 4 क्षेत्र थे, इन्हीं 4 क्षेत्रों के अंदर प्रगति करने की बात की गई थी चाउ एन लाई के द्वारा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूँ। और 1998 वाला तो 78 वाला मैंने आपको बताई थी, ओपन डोर पॉलिसी डेंग शाओपिंग लेकर के आता है। और ये भी याद रख लीजिएगा 1982 और 1988 वाला भी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1972। एकांतवास कब समाप्त करा, 1972 में किया था। ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं स्लाइड लगाता हूँ, और बिना प्रूफ के हम बात भी नहीं करते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, बट बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है आपका। पूछा जा रहा है कि SEZ की फुल फॉर्म क्या है, आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसकी फुल फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए बड़ा सा देश है। ठीक है, इस बड़े से देश के अंदर जो सरकार है, सरकार बोलती है कि हम जो है सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है बनाने की घोषणा कर रहे हैं, और बोलते हैं मान लीजिए ये वाला एरिया है, ये आपका सेज है यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो हमने घोषित कर दिया। अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो जो भी इंडस्ट्री आएंगी, लगाएंगी अपना माल, मतलब कि उद्योग लगेगा, उसके अंदर क्या हो जाता है, ये टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, टैक्स फ्री रहेगा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आराम से अपना काम करो, मतलब बहुत सारी सुविधाएं दे दी जाती है इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर। इसी एरियाज को हम जो है सेज बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जोन का मतलब भी होता है पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका मतलब भी बता दिया, थोड़ा याद रखिएगा। और ये देख लीजिए, इसको याद रखिएगा जरा। और आपको यकीन नहीं होगा कि भाई साहब चीन से ज़्यादा जो SEZ है वो भारत के अंदर है, सेज ज़्यादा भारत के अंदर है। चीन जो है विश्व, हाँ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। चीन जो है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की बात हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, का सदस्य कब बना ये, चीन जो है कब बना था, याद करिए। ये होगा आपका इसका राइट आंसर 2001। और कई बच्चे जो है कंफ्यूजन में आते हैं, भाई याद रखिएगा जनवरी 2002 इसके अंदर जो है यूरो मुद्रा को अपनाया गया था यूरोपीय संघ के द्वारा, तो वो अलग चीज़ है, और 2001 अलग चीज़ है। तो इन दोनों को अलग से याद रखिएगा, यहाँ लिख रखा। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1997 के अंदर क्या होता है, जब वित्तीय आर्थिक रूप से संकट आ गया था ना आसियान देशों के अंदर, तो चीन की जो आर्थिक उभार है उसी ने जो है सहायता करी थी। तो ये पॉइंट भी हल्का सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन द्वारा तिब्बत को कब हड़पा गया। तिब्बत आपको पता है एक अलग पार्ट हुआ करता था, इन दोनों की लड़ाई होती रहती है। हालांकि अब तिब्बत इसी के अंदर आ चुका है, और बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो मान चुकी है कि जी हाँ, तिब्बत चीन का ही पार्ट है, और भारत भी मान चुका है, आपको पता होना चाहिए। तो ये कब हथियाया था चीन ने, ये हथियाया था 1950 के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि भारत और चीन के बीच में जो लड़ाई का जो मुद्दा है ना, वो 2 चीज़ों के ऊपर होता है। एक होता है आपका अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ अक्षांश चीन वाले एरिया को लेकर के। जैसे कि देख सकते हैं, देखिए ये है आपका पूरा जम्मू एंड कश्मीर, ये यहाँ से लेके हम लोग अपना जम्मू एंड कश्मीर मानते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि भाई जम्मू कश्मीर का भी डिवीजन हो रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये भारत का पार्ट है, ये भारत वाला है ये। ठीक है,
और ये वाला पाकिस्तान वाला एरिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं हम, ये वो वाला है। और ये है चीन वाला, यहाँ पर देखो लिखा भी अक्षाई चीन, ये चीन के अंडर में है, ये पाकिस्तान के अंडर में, और ये वाला जो एरिया बचा है ना, ये भारत का एरिया है। हालांकि बट अब अपने मैप के अंदर क्या दिखाते हैं, पूरा ही भारत का अंग है। जी हाँ, ये पूरा ही भारत का अंग है भी। और चीन के साथ हमारी लड़ाई क्यों होती है, इस अक्षाई वाला जो चीन वाला एरिया है ना, इसको इस बॉर्डर को लेकर के लड़ाई होती है। प्लस ये वाला जो बॉर्डर है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला, इन दोनों चीज को लेकर के हमारी लड़ाई होती है। और जो ये अरुणाचल प्रदेश है ना, ये पूरा का पूरा भारत के अंदर ही है, ठीक है। ये भी चाइना के अंदर किसी के अंदर भी नहीं है। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। और इसी के चक्कर में जो है 1962 के अंदर हमारी लड़ाई हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1962 के अंदर जो लड़ाई हुई थी वो किन दो बॉर्डर्स की वजह से हुई थी, तो आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का जो अक्षाई चीन है, उन दोनों चीज को लेकर के हुई थी। ये अक्षाई चीन वाला हो गया, और ये लद्दाख वाला, ये लद्दाख कह रहा हूँ, या लद्दाख अक्षाई चीन वाला हो गया, या अरुणाचल प्रदेश वाला हो गया। इसको याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है लगातार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी हाँ आपको याद रखना, वो क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी ने चीन का दौरा कब किया। याद करिए, ये वही राजीव गांधी है जिनको श्रीलंका के अंदर लिट्टे के द्वारा बम से उड़ा दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा जी। तो राजीव गांधी ने कब इसका दौरा किया था, ये किया था 1988 के अंदर। इसको याद रखिएगा। अब कुछ चीजें बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने कॉपी नहीं निकाली है तो भाई शर्म करो, निकाल लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। राजीव गांधी ने दौरा किया किसका किया, चीन का किया, ठीक है, चाइना का। उसके बाद क्या होता है कि चीन की साइड से फिर एक बंदा आएगा, क्या नाम है उसका, उसका नाम था हु, ठीक है, हु नाम है उसका, हु जिनताओ। एक मिनट यार, बटन दब जा रहा है, हु जिनताओ, ठीक है। हु जिनताओ जो है चाइना की साइड से आता है और भारत की दौरा जो है वो करेगा। फिर क्या होता है कि 2018 के अंदर जो है मोदी जी जो है वो जाते हैं चाइना। और फिर 2019 के अंदर जो है आपका शी जिनपिंग, शी जिनपिंग आप जानते हो, शी जिनपिंग बोलते हैं, ये बंदा आता है भारत की साइड। तो ये 4 दौरे हैं, इनको याद रखिएगा। चाइना के साथ हमारी हो रखी है, और एनसीईआरटी के अंदर इन्हीं 4 दौरों के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। तो क्या पता कब कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए बताया मैंने चीज। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जरा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जापान कब ओईसीडी का सदस्य बना। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ओईसीडी क्या होता है। ये होता है आपका बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। बेसिकली क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जिसके अंदर कोई भी सदस्य अगर आता है तो उसके अंदर आर्थिक रूप से हो गया, टेक्नोलॉजिकली वाइज से हो गया, इनका मतलब विकास करने में मेन मकसद, इनका उद्देश्य होता है, ठीक है, मकसद होता है इनका। तो जापान ने कब इस समूह का सदस्य बना, कब इस समूह का सदस्य बना, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1964, 1964 के अंदर ये चीज बनता है जापान। और मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और हाँ ये देख लीजिए लिखा भी है, 1964 के अंदर बनता है। और 2017 के अंदर जो है ना, जापान की जो अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड में सबसे 3rd नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनता है कि एशिया का वो एकमात्र कौन सा देश है जो कि G7 कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्व है, G7 जो समूह है उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो है जापान। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और आबादी के लिहाज से 11वां स्थान है, इसको याद रखना, रखिए वरना मत रखिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक और सवाल है, क्या, अनुच्छेद 9 के अंदर, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वैसे जापान का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान का भी संविधान है। उस संविधान के अनुच्छेद 9 के अंदर जो है, आर्टिकल नंबर 9 के अंदर जो है, जापान ने ये घोषणा कर रखी है कि जापान कभी भी सेना का उपयोग नहीं करेगा, और वहां पर कभी परमाणु हथियार वगैरह नहीं बनाएगा, एकदम शांति का मार्ग अपनाएगा, ऐसा बोल रखा है जापान ने। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये भी, तो इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कभी भी आ सकता है वाला। बोला जा रहा है कि 38वीं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं 38th पैरेलल पैरेलल लाइन। ये बेसिकली एक लाइन है, एक ऐसे होता है ना, जैसे मान लो ऐसे दो देश हैं, ऐसे ये 2 देश है, तो इनके बीच में एक ऐसे लाइन होती है, उसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये 38th पैरेलल लाइन इस रेखा का नाम है, इस लाइन बॉर्डर का नाम है। और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये तो 38 समानांतर रेखा है, ये किन 2 देशों के बीच में विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, लिखा भी हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए क्या बोलते हैं, एक और चीज थी ना, इसको भी याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सदस्य, यानी कि यूएनए का सदस्य जो है दक्षिण कोरिया कब बना, वो बना था 1991 के अंदर, याद रखिए, याद रखिएगा भाई।
अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो है किस देश की आर्थिक वृद्धि को हान नदी पर चमत्कार कहा गया? आप सभी को बताइए हान नदी के पास कौन सा देश स्थित है? वो है आपका दक्षिण कोरिया। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर आप समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। और यहाँ देख सकते हैं, हाँ ना, ये रहा ना, देखिए 1996 के अंदर दक्षिण कोरिया भी जो है OECD का सदस्य बना, OECD का सदस्य बना। और जापान कब बना था? 1964 के अंदर। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को अच्छे से याद रखिएगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। और डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस को मैं पोस्ट करता हूँ भाई यूट्यूब पे भी। इसको ज्वाइन कर लीजिए और जा करके इसका लाभ उठाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू ऑल।